हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक बायोडायवर्सिटी पार्ट 4 में IUCN के द्वारा कैटेगराइज की गई स्पीसीज के बारे में है और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में एंड इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो हमारी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटिंक्शन के बारे में। विलुप्त होना क्या होता है? तो एक्सटिंक्शन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इसको होने में लगभग कई साल लग जाते हैं एंड इवन मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन के बारे में। तो पहला कारण है हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट लॉस मीन्स वास स्थान का लॉस होना। तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, जो कि आधुनिक शहरीकरण हो रहा है ह्यूमन की वजह से, बहुत सारी स्पीसीज का जो हैबिटेट है, वास स्थान है, वो लॉस होता जा रहा है। दूसरा कारण है द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है रीज़न, बिकॉज जो भी हमारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो नेटिव स्पीसीज़ ना हो, एग्जॉटिक स्पीसीज़ हैं, बाहर से दूसरे देशों से हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो ऐसी स्पीसीज़ हमारी जो नेटिव हमारी देसी स्पीसीज़ होती हैं उनके जो है हैबिटेट को लॉस करती हैं, उनके वास स्थान को लॉस करती हैं, उनके फूड को जो है लॉस करती हैं, फूड को वो खुद खा लेती हैं, और उनकी ब्रीडिंग की जो कैपेसिटी है उसको लॉस करती हैं, उनके अंडे बच्चे इन सबको वो खा लेती हैं, क्योंकि इस तरीके से हमारी नेटिव स्पीसीज़ को काफ़ी लॉस होता है। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मछलियों के एक एग्जाम्पल को हम लेंगे कि हमारी अफ्रीकन कैट फिश है। जब से वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है अफ्रीकन कैट फिश, उसने हमारे नेटिव स्पीसीज़ रोहू, कतला, नैन को भारी नुकसान पहुंचाया है। द नेक्स्ट इज पॉल्यूशन और टॉक्सिफिकेशन। अगर हम बात करें तो प्रदूषण की इन सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से भी हमारा जो ये विलुप्त होने की प्रक्रिया है वो तेज हुई है। अगले रीज़न की बात करें, दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हमारा जो भी हमारी ये सब हमारा पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, और ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट हमारी बहुत सारी स्पीसीज़ में, वो चाहे हमारी बर्ड स्पीसीज़ हो या हमारी फ़िश की स्पीसीज़ हो, जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज़ होती हैं, ये माइग्रेशन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं, एक देश से दूसरे देशों में जाती हैं, फ्रॉम मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर, इधर उधर दूसरे देशों में ये माइग्रेट करती हैं अपने जो है प्रजनन के लिए, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। जो है इस तरह की स्पीसीज़ का माइग्रेशन पैटर्न जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, और ड्यू टू द डिस्ट्रॉय ऑफ माइग्रेशन पैटर्न हमारा जो एक्सटिंक्शन का जो ये प्रोसेस है ये तेज हो जाएगा। इस तरह की स्पीसीज़ फिर वो जो है रिप्रोड्यूस कर नहीं पाएंगी, तो इस तरीके से वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करें हम कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो कोरल ब्लीचिंग हमारा ये जो हमारे सीलेंट्रेट्स होते हैं, एक हमारा ग्रुप होता है एनिमल्स का जो कि सीलेंट्रेट कहलाता है। सीलेंट्रेट एनिमल हमारे ये समुद्र के बिल्कुल निचली सतह में पाए जाते हैं, और ड्यू टू द पॉल्यूशन इन वाटर, ये जितने भी हमारे कोरल्स हैं इनमें प्लास्टिक, वाटर में पॉल्यूशन होने की वजह से ये इनके जो छिद्र होते हैं, इनके जो पोर्स होते हैं, क्योंकि इनमें भी पोर पाए जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनका माउथ ब्लॉक हो जाता है। ड्यू टू दिस ब्लॉकिंग इज दिस ब्लीचिंग, ये एनिमल डेड हो जाते हैं और कट कट के समुद्रों के किनारे आकर गिर जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सटिंक्शन और एक्सटिंक्शन के कॉज बताए। तो बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें एक्सटिंक्शन और उसके कॉज को पूछता है। अब हम बात करेंगे कितने तरीके का एक्सटिंक्शन होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन आर देयर। सबसे पहला बात करेंगे लोकल एक्सटिंक्शन की, इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन एंड नेचुरल एक्सटिंक्शन। तो नेचुरल एक्सटिंक्शन में हमारे आएंगे मास एक्सटिंक्शन, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक, इंपॉर्टेंट है ये। मेजर एक्सटिंक्शन एंड मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक, क्योंकि हम लोग मैन मेड तो ह्यूमन के अध्ययन करने की शाखा को, जिसमें ह्यूमन के बारे में हम लोग जिस साइंस में स्टडी करते हैं उस साइंस को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, इसीलिए मैन के द्वारा किया गया एक्सटिंक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे लोकल एक्सटिंक्शन के बारे में। तो इट ऑकर व्हेन अ स्पीसीज नो लॉन्गर फाउंड इन एन एरिया, जब कोई स्पीसीज अपने पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाई जा रही है, जो उसका लोकल एरिया है, बट स्टिल फाउंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पाई जाती है, तो इस तरह के एक्सटिंक्शन को हम लोग लोकल एक्सटिंक्शन बोलते हैं। सेकेंड इज इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन, and it occur when so few member of a species are left, then it cannot longer play a ecological role. Suppose
कुछ एक्सटेंशन सपोज हो भी जाता है कहीं से कुछ स्पीसीज़ का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी इकोलॉजिकल जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि उन स्पीसीज़ का बहुत बड़ा रोल हमारी बायोडाइवर्सिटी में नहीं था। तो इस तरह के एक्सटेंशन को हम लोग इकोलॉजिकल एक्सटेंशन बोलते हैं, जो कि इकोलॉजी के या बायोडाइवर्सिटी के कहा जाए तो एक तरह से फेवर में भी है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एक्सटेंशन की। तो व्हेन ए स्पीसीज नो लॉन्गर फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, सो इट इज़ फॉरएवर एक्सटेंशन। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एक्सटेंशन की। तो कोई भी स्पीसीज कहीं भी पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में नहीं पाई जाएगी। तो इस तरह के स्पीसीज, इस तरह के एक्सटेंशन को हम लोग बायोलॉजिकल एक्सटेंशन बोलते हैं। और इस तरह की स्पीसीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है। जैसे अभी हम रिसेंटली बात करें तो डोडो नाम का एक पक्षी था जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेचुरल एक्सटेंशन की। तो मेंबर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज लॉस्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेचुरल एक्सटेंशन, क्योंकि हम और आप सब जान रहे हैं नेचुरल जो धीरे धीरे नेचर एक्सटेंड करता है। तो इस तरह का जो एक्सटेंशन होगा वो बैकग्राउंड एक्सटेंशन कहलाता है। बैकग्राउंड मीन्स कि धीरे धीरे हमारे बैकग्राउंड में एक्सटेंशन होगा ही, हम नई चीज़ों को अपनाते हैं और पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे लॉस करते चले जाते हैं। तो इस तरह का जो लॉस होता है वो अचानक से नहीं होता है। दिस लॉस इज ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल लॉस होगा, बट टाइम लगेगा लॉन्ग पीरियड। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द नेचुरल एक्सटेंशन लॉस्ट ग्रेजुअली over long period, it is due to the process of replacement of existing species with the better adaptation for the species due to evolution। तो इस तरह का जो नेचुरल लॉस होता है वो बेटर एडाप्टेशन, मतलब अपनी ज़िंदगी में जो स्पीसीज़ हैं वो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें और पुरानी चीज़ों को उनके धीरे धीरे वो इवोल्यूशन, जो हमारी जैव विकास की प्रक्रिया होती है, तो जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान जो जो स्पीसीज़ में अडॉप्टेशन होता जाता है तो पुरानी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और नई स्पीसीज़ इसमें इवोल्यूट हो जाती हैं। तो इस तरह के चेंजेस में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें यूनिफॉर्म एक्सटेंशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सटेंशन का मतलब पूरे वर्ल्ड में एक समान एक्सटेंशन होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से बहुत सारे स्पीसीज़ गायब हो जाएं, ठीक है। तो विदाउट एब्रप्ट लॉस ऑफ लार्ज नंबर्स, हमें बिल्कुल भी जो है लॉस नहीं होता है, लार्ज नंबर में लॉस नहीं होता है। सो टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल एक्सटेंशन, दैट इज लॉस is gradual over long period and without abrupt loss of large number। इसमें large number का loss नहीं होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में टिक करने के लिए आएगा नेचुरल एक्सटेंशन में लॉस नंबर लॉस होता है, लार्ज होता है कि कम होता है, शॉर्ट होता है। सो नेक्स्ट इज मास एक्सटेंशन। नाम से ही पता चल रहा है मास, मास मीन्स बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज द सिग्निफिकेंट राइज इन द एक्सटेंशन रेट। ये इसमें एक्सटेंशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसे कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं। और वाइड स्प्रेड होता है, पूरे वर्ल्ड में फैला होता है। इन लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स स्पीसीज आर वाइप्ड आउट। इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज का लॉस होता है और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। तो जैसे धीरे धीरे जैसे हम आजकल पॉल्यूशन करते चले जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत सारी स्पीसीज हमारी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सटेंशन की, दैट इज़ मैन मेड। तो मैन मेड एक्सटेंशन जो है ह्यूमन के सेटलमेंट, हंटिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, हम सेटलमेंट के लिए हम अपने घर बनाते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम हंटिंग करते हैं अपने लालच के लिए, फॉर द जो है चमड़े के लिए, इस तरह के बहुत सारे उद्योगों के लिए हम लोग हंट करते हैं। ओवर एक्सप्लोटेशन, हमें जो भी चीज़ जैसे पेड़ों का ही है लॉस है, हमें लकड़ी की ज़रूरत है तो हम बहुत ओवर जो है कटाई कर देते हैं वनों की, जबकि उसके बदले हम पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं। एंड हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन का काम है वो ह्यूमन करता है, जिसकी वजह से मास एक्सटेंशन होता है या मैन मेड एक्सटेंशन होता है। अब हम बात करेंगे IUCN ने कौन स्पीसीज़ को जो एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीसीज़ उनको कैसे कैटेगराइज किया है। तो IUCN इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्लासीफाई द मैनी स्पीसीज इनटू द कैटेगरी। और इसका जब अगर हम कैटेगरी में इसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो विच इज सिचुएटेड इन द स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है IUCN का, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इट मेंटेन अ बुक दैट इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। ये जो है रेड डाटा बुक मेंटेन करता है फॉर द कैटलॉगिंग ऑफ द टैक्सा के कैटलॉगिंग के लिए जो एक्सटेंशन को जो फेस कर रही हैं रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको एक्सटिंक्ट होने का रिस्क है,
तो इस रेड डाटा बुक में एक कैटेगरी बनाई गई है और उस कैटेगरी के हिसाब से हम जो भी स्पीसीज आती है, अगर वो एक्सटेंशन में जहाँ भी एग्जिस्ट करती है उसको हम वहाँ रख देते हैं, वहाँ लिख देते हैं। एंड दिस लिस्ट वॉज इनिशिएटेड, इसकी शुरुआत 1963 से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द कैटेगरी फर्स्ट इज एक्सटिंक्ट, जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हो। इट इज डिनोटेड बाई EX। तो द टैक्सॉन हैज़ बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ, दैट इज डोडो। तो हम बात करेंगे जो पूरी तरह से पृथ्वी से जिसका विनाश हो चुका हो, जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हो, इसका एग्जाम्पल है डोडो। नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, विलुप्त तो हुई हैं बट जंगल से विलुप्त हुई हैं। वो अभी हम उनका सपोज वो नेशनल पार्क में पाई जा रही हैं जहाँ हम उनको पोषण पालन दे रहे हैं, वो वहाँ पे पाई जा रही हैं, बट वाइल्ड से वो एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो नोन ओनली टू सर्वाइव इन द कैपिटिविटी, कल्टिवेशन और आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज। केवल अपने नेचुरल रेंज से ये बाहर पाई जाती हैं जहाँ हम इनका कल्टिवेशन, पालन पोषण करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, दैट इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड CR स्पीसीज। तो द टैक्सा इज फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बिकम एक्सटिंक्ट एनी मोमेंट और इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि गंभीर रूप से विलुप्त प्राय। तो ऐसी स्पीसीज जिनको हाई रिस्क होता है भविष्य में एक्सटिंक्ट होने का, उनको हम क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखते हैं। अब बात करेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज की। तो इट इज़ फेसिंग अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। ऐसी स्पीसीज जिनको केवल खतरा हो वाइल्ड में, मतलब जंगल से जाने का, जहाँ इनका नेचुरल हैबिटेट होता है वहाँ से एक्सटिंक्ट होने का इनको खतरा है, ऐसी स्पीसीज को हम लोग इंडेंजर्ड में रहते हैं। तो ये इसलिए लॉस हो रही है क्योंकि फ्यूचर में इनका जो हैबिटेट है, जो इनका वासस्थान है, वो लॉस हो रहा है। एक्सेसिव प्रेडेटेशन, ये जल्दी ही भक्षण कर ले रहे हैं, भक्षी बन रहे हैं, इनका भक्षण कर दिया जा रहा है, पॉचिंग कर दी जा रही है इन एनिमल्स की। सो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती हैं, जैसे रेड पांडा, ब्लू व्हेल। हम लोग व्हेल मछली को उसके तेल निकालने के लिए जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसके साथ एशियाटिक वाइल्ड एस, और जो कि अब केवल रिस्ट्रिक्टेड रह गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि रन ऑफ कच्छ में ही ये रह गया है। लायन टेल्ड मैक्यू, ठीक है, तो ये सब जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल्ड मैक्यू, ये जो है पिछले भी मैंने वाइल्ड लाइफ के जो 3 वीडियो है, 2 वीडियो, उन सब में मैंने इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ वनरेबल, जिसको हम लोग VU से डिनोट करते हैं। तो प्रेजेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशिएंट। इसमें ऐसी स्पीसीज आती हैं जो प्रेजेंट में तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो सफिशिएंट है, लेकिन भविष्य में इनके डिप्लीशन और ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में हैं कि अभी तो ठीक है बट भविष्य में ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है फ्रॉम वाइल्ड। तो वाइल्ड एरिया से ये भविष्य में गायब हो सकती हैं। अगला है नियर थ्रिएटेंड मीन्स की जिनका लॉस हो रहा है, जो विलुप्त की कैटेगरी में है, खतरे में है, ऐसी स्पीसीज क्लोज टू क्वालिफाइंग और थ्रिएटेंड इन द नियर फ्यूचर। मे बी ये नियर फ्यूचर में जो है आपका थ्रिएटेंड या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएं। अब हम बात करेंगे उन प्रोजेक्ट्स की और बहुत कुछ इंस्टीट्यूट की जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में वर्क कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ एक्ट 1972। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट क्योंकि इसी एक्ट के अंतर्गत हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए और वाइल्ड लाइफ के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब की स्थापना की गई है। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 में आया था। बहुत सारे आपके एग्ज़ाम है जिसमें ये एक्ट और ये एरिया कहाँ है, वेटलैंड कंजर्वेशन का रूल कब आया था, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। अब वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वेट मीन्स गीला, लैंड मीन्स जमीन, गीली जमीन। तो लैंड कवर्ड बाय द वाटर, ऐसा लैंड जो हमारा पानी से कवर्ड होता है पूरी तरह से। हम अगर उसका फोटोग्राफ लें हेलीकॉप्टर वगैरह से तो हमें जो है वो ज़मीन दिखाई मिलती है बट वो पानी में डूबी हुई होती है। तो मार्चेस ऑफ रिवर, दलदले जो है रिवर का स्थान, एज ऑफ लेक, हमारे जो किनारा है लेक का, ओशियन का किनारा, समुद्र का किनारा, डेल्टा मतलब होता है कि हमारे जो रिवर होती हैं, जब रिवर का माउथ
जब वो समुद्र में मिलने वाला होता है। तो डेल्टा वाला जो पोजीशन होता है उसको भी हम लोग वेटलैंड कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उस जगह पे हमारी जो नदियाँ होती हैं बहुत सारी मिट्टी वगैरह बहा के लाती हैं, रेत बहा के लाती हैं, और वो समुद्र के मुहाने पर वो उसको वहाँ पे पुटअप कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन सब एरिया को हम लोग वेटलैंड की कैटेगरी में रखते हैं। हमारा वेटलैंड डे भी मनाया जाता है 2 फरवरी को, याद रखिएगा। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो है इंटरनेशनल वेटलैंड डे। दिस इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड। तो जो ये रूल आया है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010, ये रूल सभी स्टेट्स को ये मैनेजमेंट करने के लिए असिस्ट करता है। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की। तो भाई जहाँ पे बात हो हमारे वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की, तो वहाँ पे आपका हमारे लिए लीगल लॉ बनाना या हमें सज़ा मिले इस तरह का लॉ बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कंट्रोल ऑफ लीगल ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज़, हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के साथ कोई खतरा ना हो, उसे इंसान कोई खतरा ना पहुँचाएँ। तो अगर हम उसका इलीगल कोई हनन करते हैं तो इन सब के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये बात पूछेगा बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सिचुएटेड इन द देहरादून और 1982 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई में 1883 में इसकी स्थापना हुई है। एंड नेक्स्ट इज सलीम अली सेंटर फॉर द ऑर्निथोलॉजी एंड नेचर ऑफ हिस्ट्री। तो जहाँ पे भी ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड्स की जो स्टडी होती है, पक्षियों का जो अध्ययन होता है, उसे हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और जब भी ऑर्निथोलॉजी की बात आएगी तो सलीम अली का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंडिया के मोस्ट फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट में सलीम अली जी। तो ये तीनों जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे, ये रिसर्च का काम करते हैं। मेनली कंजर्वेशन में जो भी तरीके का हमारा रिसर्च वर्क होता है वो इन इंस्टीट्यूट में होता है। अगर हम बात करें तो सलीम अली जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, ये एनाईकट्टी में सिचुएटेड है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और ये एक ऐसा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे गवर्नमेंट का जो है रोल नहीं होता है, कुछ उनको गवर्नमेंट से सहायता मिलती है। तो ये MOEF मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर के काम करता है। इन दोनों का एक ये मिला जुला रूप है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो ये एक तरह का एनजीओ है जो दो तरह के सोसाइटी से मिलकर बना है, दो तरह के, एक हमारा MOEF और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस की। तो जहाँ पे बात हो कंजर्वेशन की, वहाँ पे फाइनेंस की बात ना हो तो कैसे होगा। तो बहुत सारा फाइनेंस जो है विभिन्न जो है प्रोजेक्ट्स में दिया गया कि हम प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम पर्टिकुलर स्पीसीज़ को, पर्टिकुलर जीनस को हम कंजर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। तो लगभग अगर बात करें तो इस समय पर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2018, टाइगर सेंसस 2018 के अकॉर्डिंग हमारे देश में 3000 बाघों की संख्या इस समय प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें कि ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है 1973 में, और कैलाश जो संखाला इसके पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो क्योंकि वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को ये सारी बातें याद होनी चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज ऑफ यू, फॉर रिटन एग्जाम एंड फॉर ऑब्जेक्टिव बोथ। तो फर्स्ट डायरेक्टर हमारे ये हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो एम है टू इंश्योरिंग अ वाइबल हैबिटेट फॉर द बंगाल टाइगर। तो हमारे बंगाल टाइगर के लिए, जो कि हमारा देश का राष्ट्रीय पशु भी है, उसके लिए एक नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट एरिया को जो है डिसाइड करना, ये हमारा मेन एम है इस प्रोजेक्ट का। और अगर हम बात करें एक सीरीज़ की कि इस समय जो हमारे टाइगर की हाईएस्ट जो संख्या है वो किस स्टेट में कितनी है, तो यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हमारा MP स्टेट में है, देन कर्नाटक में, देन उत्तराखंड में, देन तमिलनाडु में लगभग 500 के करीब यहाँ MP में है, देन इसी तरीके से घटता चला जाएगा। और फिर महाराष्ट्र में, असम में, केरल एंड सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और धीरे धीरे इसी के बीच में फिर एग्जिस्ट करते हैं। शुरुआत की 2 से 3 जो है रैंकिंग पूछी जाती है, जैसे सबसे ज़्यादा टाइगर MP में है, फिर कर्नाटक में, देन उत्तराखंड, तमिलनाडु। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की। तो इट बिगिन इन 1975 फॉर द कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रेयरिंग प्रोग्राम टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1975 में क्रोकोडाइल की रियरिंग का मतलब होता है कि रियरिंग करना। सपोज जैसे हम पालन पोषण करना, उन बच्चों को जो कि पैदा हो गए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको रियर करके एडल्ट कंडीशन तक पहुंचाना, उनको बड़ा करना, नॉट एडल्ट, उनको बड़ा करना। ब्रीडिंग मीन्स होता है जो है ब्रीड करना, पैदा करवाना। तो ऐसे में क्या होता है, इस प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल में हम उनकी ब्रीडिंग तो करेंगे, ब्रीड कर दिया हमने, और रियरिंग भी करेंगे जब तक कि वो बिल्कुल बड़े फॉर्म में ना हो जाए, उनका पालन पोषण भी करेंगे। और ये इनिशिएटिव कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड की सहायता से एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की सहायता से चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UNDP और FAO, इन तीनों के मेल जोल से ये प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चलाया जा रहा है। 1975 से इसको शुरू किया गया है। अगर अब हम बात करें अपने भारत में, तो प्रोटेक्टेड एरिया जो इसका है नेशनल, जो है हमारा नेशनल लेवल पे, तो हमारा चंबल सेंचुरी में एंड करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करतनिया घाट हमारा लखनऊ में है। करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका जो है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को चलाया जा रहा है, जहाँ पे क्रोकोडाइल को जो है हमारा ब्रीड किया जा रहा है और रियर किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट प्रोजेक्ट की इस वीडियो के, दैट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो लॉन्च इन 1992, इसको 1992 में लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट की सहायता से, टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर, और उन एलिफेंट के कॉरिडोर को। अब आप पूछेंगे मैंने यहाँ पे कॉरिडोर वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, तो बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे अपने देश में नेशनल पार्क देखेंगे जहाँ पे हाथियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है। एक ऐसा बरामदा उनके लिए बनाया गया है कि जहाँ पे वो हम उसके बीच से अपनी गाड़ी वगैरह जो भी हम साधन है अपना, उस साधन पार कर ले जाते हैं और हाथियों को भी कोई नुकसान नहीं होता। हाथी का एक पर्टिकुलर कॉरिडोर होता है जिसमें से वो अपना गुजर जाते हैं। होप सो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके के रेगुलर BSc MSc और IAS PCS से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।